स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। नए हफ्ते की शुरुआत और एक बेहद अहम हफ्ता है क्योंकि इंटरिम बजट दरअसल इसी हफ्ते में आएगा और ऑफ कोर्स कई दूसरे डेटा पॉइंट्स हैं जिस पर बाजार की नजरें रहेंगी। बहरहाल हफ्ते की शुरुआत मजबूती के साथ होती हुई करीब 1.1% का इजाफा निफ्टी में। निफ्टी बैंक आप देखेंगे 1.5% ऊपर है और मिड कैप्स भी इस रैली का पूरा हिस्सा है। लगभग 1% का इजाफा इधर दिख रहा है, 382 अंकों की बढ़त। उस लिहाज से अगर आप देखेंगे बढ़ने वाले शेयरों की संख्या ज्यादा दिखाई देगी गिरने वालों की तुलना में। बैंकिंग स्टॉक्स फुल फॉर्म में आते हुए और उन्हीं से मिला है सपोर्ट, चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो जो करीब 1.1% ऊपर है या फिर आपका आईसीआईसीआई एक्सिस बैंक जैसे काउंटर्स। रिलायंस इंडस्ट्रीज की भी भागीदारी बढ़ती हुई और उसका पूरा फायदा तो दिग्गज हैवीवेट्स में देखिए आरआईएल, एचडीएफसी, एलएनटी और आईसीआईसीआई बैंक का साथ। आईटीसी के आज नतीजे आने वाले हैं, उससे पहले कुछ खामोश है वो स्टॉक। टीसीएस, इन्फोसिस में कुछ मुनाफा वसूली का दबाव और सिप्ला भी आज थोड़े से बैकफुट पर ही कर रहा है कारोबार। ऐसे में क्या होगी हमारे जानकारों की रणनीति, कौन कौन मैदान में उतर रहा है, उनकी रणनीति क्या है इस पूरे हफ्ते के लिए, उसी पर करेंगे बातचीत खिलाड़ी नंबर 1 में। मेरा आज साथ दे रहे हैं कैटलिस्ट वेल्थ के प्रशांत सावंत, एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे और साथ ही एसएसजे फाइनेंस के वीरल छेड़ा। आप तीनों का ही स्वागत है। प्रशांत, जैसे मैं मेंशन कर रही थी, एक अहम हफ्ता और एक पुल बैक ट्रेड तो निफ्टी ने इस समय दिखा ही दिया है। क्या ये सस्टेनेबल है? क्या लेवल्स रहेंगे जो आप जहन में रखना चाहेंगे एटलीस्ट थर्सडे तक? तो हर्षा जी, गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो यहाँ पे अगर हम देखें, निफ्टी स्पॉट करीबन 21,630 21,630 पे ट्रेड कर रहा है, जो कि 20 दिनों की एवरेज है और ये ब्रेकडाउन के बाद फर्स्ट टाइम अप्रोच कर रहा है। तो चांसेस ज्यादा है कि एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करे, क्योंकि हम इसको डाउन साइड से अप्रोच कर रहे हैं फर्स्ट टाइम। तो मेरे हिसाब से अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन हो, आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अब नजदीक होना चाहिए, वो होना चाहिए 21,580 21,580। और मेरी राय कि यहाँ पे बड़ा रेजिस्टेंस क्या है, तो बड़ा रेजिस्टेंस है 21,725 21,725। इसके ऊपर अगर हम सस्टेन करें तो शायद इस वीक में फॉलो थ्रू आ सकता है, बट ओवरऑल जो टेक्सचर है वो फिलहाल मुझे सेल ऑन रैली का ही नजर आ रहा है, जब तक कि हम इस अहम लेवल को, जो मैंने कहा 21,725 को क्रॉस ना करें। मुझे लग रहा है कि मैं ओवरनाइट लॉन्ग्स अवॉइड करूंगा। दूसरी बात, हम बजट वीक में जा रहे हैं जहां एक्सट्रीम वोलेटिलिटी होती है। आज ही सुबह इंडिया विक्स 10% अप है, जो एक इंडिकेशन दे रहा है। तो मेरी सलाह ये होगी कि इस हफ्ते में लीवरेज एफएनओ पोजीशंस कम रखें और एक बार इवेंट हो जाए उसके बाद आप स्टॉक स्पेसिफिक या इंडेक्स स्पेसिफिक रणनीति ले सकते हैं। तो इवेंट को प्रियम मत कीजिए, इवेंट के बाद ट्रेड करना ज्यादा बेहतर होगा। के बाद ट्रेड करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रूपक, आपकी अप्रोच, कोई खास थीम जो आइडेंटिफाई किए है या फिर कोई खास अप्रोच इस हफ्ते के लिए? जी, मेरा अप्रोच रहेगा क्योंकि सेंटिमेंट पॉजिटिव आज लग रहा है। बहुत दिनों के बाद निफ्टी एक पॉजिटिव सेंटिमेंट दिखा रहा है, लेकिन याद रखना होगा कि इस हफ्ता डेटा बहुत ज्यादा है, डेटा पॉइंट बहुत ज्यादा है। ग्लोबल सेंट्रल बैंक का भी डेटा है और इंटरिम बजट भी है। तो ध्यान रखना होगा, स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। इमीडिएट स्टॉप लॉस रहेगा 550 पे। 550 अगर नहीं टूटा तो पॉजिटिविटी बरकरार रहेगा। लॉन्ग साइड में ट्रेड्स रहेंगे, बट स्टॉक स्पेसिफिक रहेंगे। वीरल, आपकी क्या रणनीति रहेगी? गुड मॉर्निंग। मेरी भी रणनीति मुझे लग रही है कि यहाँ से थोड़ी निफ्टी में अच्छी रहनी चाहिए। ऊपर में उसे 21,750 के आसपास रेजिस्टेंस, अगर ये सब क्रॉस होते हैं तो लग रहा है ऊपर में फिर से हमें 22,000 के लेवल देखने मिल सकते हैं। नहीं तो मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ा साइडवेज हो सकता है, यहाँ से करेक्शन फिर से देखने मिल सकते हैं। नीचे में जैसे 21,500 और ये सब सपोर्ट से अगर ब्रेक करते हैं तो फिर से वापस 21,300 से 21,100 के लेवल देखने मिल सकते हैं। लग रहा है यहाँ से पीएसयू सेक्टर्स और ये सब थोड़ी तेजी में हमें यहाँ से देखने मिल सकते हैं। तो कुछ मोमेंटम देखने को मिलेगा। अब कुछ पीएसयू स्टॉक्स होंगे जो रेडार पर रहेंगे। वीरल, बताइए आपका ओपनिंग ट्रेड फिर क्या है? मेरा पहला स्टॉक संवर्धा मदरसन पे रहेगा। देखेंगे तो अच्छा खासा कॉन्सलेशन के बाद उसमें ब्रेकआउट देखने मिला है, वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे हो रहे हैं। फिलहाल अभी भी देखें तो ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। लग रहा है यहाँ से अपसाइड रैली हमें अच्छी खासी देखने मिल सकती है, तो ये लेवल पे बाय करना चाहिए। नीचे में स्टॉप लॉस अराउंड 109 का रहेगा और ऊपर में 130 के लेवल्स रहेंगे। 130 के लिए एक मौका आप कह रहे हैं, संवर्धन मदरसन में आप लेकर चलेंगे। करीब 0.5% ऊपर है काउंटर, 130 टारगेट और करीब 109 का स्टॉप लॉस आप लगाइए। प्रशांत, आपका ओपनिंग ट्रेड? तो हर्षा जी, मेरा फर्स्ट ट्रेड होगा फैक्ट फर्टिलाइजर सेक्टर में, और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस 865 पे ट्रेड कर रहा है। मेरा स्टॉप लॉस होगा 825 825। यहाँ से जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा करीबन 975 से लेके 980 980 के आसपास। 975 के लिए मौका फैक्ट फर्टिलाइजर एंड
ट्रैवनकोर वाली कंपनी 975 का टारगेट और 825 का आप स्टॉप लॉस लेकर चलेंगे। स्टॉक आज थोड़ा सा मोमेंटम दिखा भी रहा है। रूपक, आपका ओपनिंग ट्रेड? मेरा ओपनिंग ट्रेड रहेगा एनएमडीसी। स्टॉक ने कुछ दिनों का जो कंसोलिडेशन था, जो फ्लक्चुएशन था, उसका ब्रेकआउट दिया और मेंटेन कर रहे हैं विद राइजिंग वॉल्यूम। तो बुलिशनेस कंटिन्यूड रहेगा, मेरे ख्याल से 250 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में स्टॉक, और 214 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। तो 250 टारगेट और 214 का स्टॉप लॉस, ये फिलहाल आपके लिए ट्रेड एनएमडीसी में बन रहा है। यहाँ पर भी खरीदारी। अच्छा, पावर मैक का 645 करोड़ का ऑर्डर आरवीएनएल की तरफ से इनके हाथ लगता हुआ, आपको याद होगा पावर मैक मेरे ख्याल में आज ही रेकमेंड किया जा रहा था मयूरेश जोशी की तरफ से। उनका आज का पिक था वो, और वो स्टॉक देखिए तेजी में 3-3.25% ऊपर भाग चुका है उस ऑर्डर के चलते। 645 करोड़ का ऑर्डर इनको दरअसल अभी इन्होंने बैक किया है, तो वो स्टॉक एक्शन में। चलिए अब अगले ट्रेड की तरफ बढ़ते हैं। एनएमडीसी तो आपने जोड़ लिया। रूपक, अगला ट्रेड क्या रहेगा आपका? मेरा दूसरा ट्रेड रहेगा जीआईसी आरई। स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज से जा रहा है, लेकिन जिस हिसाब से स्टॉक ने एक क्रिटिकल मूविंग एवरेज के ऊपर अपने आप को मेंटेन करके रखा, मेरे ख्याल से स्टॉक में वापस एक बार रैली आएगा और जो स्टॉक को 420 की तरफ लेके जाएगा शॉर्ट टर्म में। एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 348 पे। 348 आप कह रहे हैं टारगेट के तौर, स्टॉप लॉस के तौर पर रहेगा। और जीआईसी आरई में एक तेजी वाला ट्रेड 420 तक जाने की क्षमता रखता है, तो ये फिलहाल वो स्टॉक होगा जहां पर और मोमेंटम बन सकता है। प्रशांत, आप क्या जोड़ेंगे? तो अर्षा जी, मेरा नेक्स्ट पिक होगा जेके पेपर। ये करीबन 439 पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस मेरा होगा 415 415, और जो टारगेट मैं देख रहा हूँ यहाँ से वो होगा 500 500 का। 500 के लिए एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर तेजी की बन रही है। जेके पेपर बाय साइड का ट्रेड, 500 टारगेट, 415 का स्टॉप लॉस। विरल, आप क्या जोड़ने वाले हैं? सेकंड पिक मेरी एलएनटी पे रहेगी। अच्छा खासा कॉन्सोलेशन के बाद मैं आज वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देखने मिला है। वो ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। लग रहा है यहाँ से ऊपर में 3900 के लेवल से हमें देखने मिल सकते हैं, तो ये लेवल्स पे बाय करेंगे। नीचे में 3580 का स्टॉप लॉस रहेगा। 3580 का स्टॉप लॉस लगाइए और एलएनटी में तेजी रखिएगा। और जैसे आपको याद होगा, हम जब कंट्रीब्यूटर्स देख रहे थे, एलएनटी की भागीदारी है आज की इस तेजी के पीछे, तो उनकी तरफ से एक अच्छा खासा मूव बनता दिखाई दे रहा है। ये है फिलहाल आपके लिए वीरल का ट्रेड। चलिए काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद एक स्टॉक और जोड़ेंगे। साथ ही स्मॉल फाइनेंस बैंक में एक तो बड़ा एक्सीडेंट एयू स्मॉल फाइनेंस है, दूसरा उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के भी नंबर्स आए, लेकिन इसमें थोड़ी सी स्थिति ठीक रही है। स्लिपेजेस हालांकि कुछ बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं, उस पर मैनेजमेंट को जोड़ेंगे ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। एक ट्रेड हमारे जानकार और जोड़ सकते हैं। तो प्रशांत, बताइए आपका अगला ट्रेड क्या रहेगा? आपने फैक्ट और जेके पेपर के साथ पारी की शुरुआत की है। तो आशा जी, यहाँ पे नेक्स्ट पिक मेरा होगा डिलीवरी, जो करीबन 418 पे ट्रेड कर रहा है 418 पे। स्टॉप लॉस मेरा होगा 395 और जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा 475 475 का। 475 के लिए डिलीवरी में एक मौका, 4.25% ऊपर है ये काउंटर, तेजी करके चले। रूपक, आप क्या जोड़ेंगे? मेरा ट्रेड रहेगा आरईसी लिमिटेड। स्टॉक ने जो दिसंबर मिड से जो कंसोलिडेशन चल रहा था उसका ब्रेकआउट दिया, तो मेरे ख्याल से स्टॉक शॉर्ट टर्म में 550 तक जा सकता है और एक स्टॉप लॉस रहेगा 477 का। 477 का स्टॉप लॉस लगाइए। आरईसी में तेजी कीजिए, मोमेंटम ट्रेड है, 4% ऊपर आज के दिन। 550 का टारगेट रहेगा। विरल, संवर्धन और एक बिग बॉय एलएनटी, तीसरा ट्रेड क्या है? हाँ, तीसरा पिक मेरा एनटीपीसी पे रहेगा। उसमें भी हम देख सकते हैं कि नीचे से अच्छा खासा हमें अपसाइड रैली देखने मिल सकती है। कॉन्सोलिडेट के बाद आज ब्रेकआउट दिया गया है, वॉल्यूम्स भी अच्छे हो रहे हैं। ऊपर में 325 के आसपास एक माइनर रेजिस्टेंस अगर ये क्रॉस करता है तो ऊपर में अच्छी खासी रैली देखने मिल सकती है, तो ये लेवल्स पे बाय करना चाहिए। नीचे में स्टॉप लॉस अराउंड 309 का रहेगा और ऊपर में 345 के टारगेट रहेंगे। 345 आप कह रहे हैं, तेजी वाला ट्रेड रहेगा ये। एनटीपीसी के आज याद रखिएगा नतीजे आने वाले हैं, उससे पहले वैसे भी थोड़ा थोड़ा करके मोमेंटम दिखा रहा है, तो ये ट्रेड्स आ गए हैं। अच्छा, मैं कुछ देर में आपके सारे ट्रेड्स थोड़े सेटल होने देती हूँ, फिर आके देखते हैं कि किस तरह के रिटर्न्स ये बना रहे हैं, कहाँ पर सबसे ज्यादा कमाई होती दिखाई दे रही है। चलिए तब तक बात करते हैं उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की। एक तो हमने देखा है
बड़ा एक्सीडेंट एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के बाद हुआ, लेकिन उत्कर्ष संभला हुआ है। स्टॉक करीब 1-1.5% ऊपर है। नतीजे आ चुके हैं और यहाँ पर अगर आप गौर करें, तीसरी तिमाही में ब्याज से आय करीब 23% और मुनाफा 24% बढ़कर आया है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन हाउएवर 0.5% बढ़कर 9.7% पर पहुंचे हैं। लेकिन बैंक की एसेट क्वालिटी पर थोड़ा सा दबाव है। स्लिपेजेस मैं देख रही थी कहीं का, तो 38% का इजाफा दिखा रहे हैं। हमारे साथ कंपनी के एमडी और सीईओ गोविंद सिंह जुड़ गए। गोविंद जी, स्वागत है आपका। पहले तो ये स्लिपेजेस के आंकड़े पर कुछ और खुलासा दीजिए सर। किस तरह के अकाउंट्स हैं, इस तिमाही इजाफा क्यों देखने को मिला है इनमें? आपका धन्यवाद मुझे यहाँ लेने के लिए। जहां तक स्लिपेजेस की बात है, क्रेडिट कॉस्ट की बात है, थोड़ा सा बढ़ गई थी इन दी मंथ ऑफ अक्टूबर के आखिर में और नवंबर के महीने में। जब बहुत ज्यादा फेस्टिवल्स होते हैं तो नंबर ऑफ वर्किंग डेज कम मिल पाते हैं, तो थोड़ा माइक्रो फाइनेंस और कुछ जो रिटेल एसेट्स होती हैं उससे थोड़ा इम्पैक्ट रहती है। तो हमारा जो अक्टूबर और नवंबर का पीरियड था, लेट अक्टूबर और पूरा नवंबर थोड़ा इम्पैक्टेड रहा था उससे। बट दिसंबर के आखिर में और अभी जनवरी में हम देख रहे हैं उसमें काफी अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है। और आने वाले समय में आपने देखा 136 करोड़ का आपने देखा पूरे स्लिपेजेस थे, जो नॉर्मली हमारा 100 करोड़ के आसपास का रहता था इन पास में भी। हम ये उम्मीद करते हैं कि जैसे हमारा भी ट्रेंड दिख रहा है, इस क्वार्टर में ये वापस उसी रेंज में चला जाएगा। तो देयर विल मच इंप्रूवमेंट इन द क्वार्टर 4 इन दी ओवरऑल क्रेडिट कॉस्ट आल्सो। तो सब 100 करोड़, हाँ, 2 महीने की। ये 2 महीने का इम्पैक्ट है, ये ज्यादा समय और एक्सटेंड नहीं करेगा। क्या इसी का इम्पैक्ट आपके जीएनपीएस पर भी दिखा है, जो 2.81% से बढ़कर 3% हो गए हैं, या फिर कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर कुछ थोड़ा सा चौकन्ना रहने की जरूरत है? नहीं, जो हमारे जितने भी हमारे असेट क्लासेस हैं, जैसे बताया हमारा माइक्रो फाइनेंस मेन, उसके बाद एमएसएमई, अफोर्डेबल हाउसिंग और व्हील्स, हमारे 4 बिजनेस जहां पे, क्योंकि हमारा जो होलसेल बहुत छोटा वो है 10% नीचे का हमारा, और उसमें कोई एनपी हमारा है नहीं। तो इन तीनों में ही थोड़ा थोड़ा दबाव था, जो कि हम देख रहे हैं सभी में इंप्रूवमेंट हमें इस क्वार्टर 4 में देखने को मिलेगा। ओके, मुझे बताइए, मैं डिसबर्समेंट ब्रेकअप देख रही थी, एमएफआई सेगमेंट में तो सबसे ज्यादा ऑफ कोर्स इजाफा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, लेकिन एमएसएमई और हाउसिंग में थोड़ी सी कमी देखने को मिली है। क्या वजह है इसकी गोविंद जी? इसके 2 कारण हैं। एक तो जो अगर हम माइक्रो फाइनेंस देखते हैं, हमने पहले अर्निंग कॉल में बताया था, जो माइक्रो फाइनेंस में थोड़ा सीजनल इम्पैक्ट था। हमारे जो पिछले 2 साल में डिसबर्समेंट कम हुए थे माइक्रो फाइनेंस में, और वो साइकिल बेस्ड होता है। तो हमारा जो एग्जिस्टिंग कस्टमर, जो सेकंड साइकिल बोलते हैं, उसके कस्टमर कम थे क्वार्टर 1 में। बट अभी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में वो नॉर्मल लेवल पर आ गए हैं। तो आप देखेंगे इस तरह का जो ट्रैक्शन है, जिसको हम बोलते हैं 20 से 22% का ग्रोथ हमारा माइक्रो फाइनेंस में आपको देखने को मिलेगा, वो बरकरार रहेगा। जो बाकी पोर्टफोलियो था, उसमें हमने कोशिश ये की है कि हम ज्यादा बेटर यील्ड वाले प्रोडक्ट पे काम करें। इसीलिए अगर देखें हमारा क्वार्टर 3 में हमारे यील्ड करीब 20 बेसिस पॉइंट इंप्रूव हुई है अक्रॉस, मतलब नॉन जेएलजी की बात कर रहा हूँ। अगर आप देखें, व्हील्स देखते हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग देखते हैं, या फिर एमएसएमई देखते हैं, तो हमने कोशिश किया कि जो लार्ज टिकट साइज के केसेस है वो जितने कम कर सके, हम नहीं करे बिल्कुल नहीं करते हैं, पर जितने हम कम कर सके, हमारा टिकट साइज कम हुआ है। और जहां में हमें यील्ड ज्यादा मिलती है, खासतौर से जो हमारा कोर ज्योग्राफी जिसे बोलते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड का एरिया है, वहां में यील्ड ज्यादा मिलती है, टिकट साइज छोटा मिलता है। तो यील्ड इंप्रूव हुई है, लेकिन टिकट साइज छोटा होने से हमारा जो ओवरऑल डिसबर्समेंट आप देखेगा इस क्वार्टर में, लेकिन वो भी हमारा, क्योंकि हमने अभी मशीनरी पूरी चेंज की है, तो क्वार्टर 4 में उसका भी इम्पैक्ट आपको नहीं दिखेगा। काफी अच्छे डिसबर्समेंट आपको क्वार्टर 4 में देखेंगे उन सेगमेंट्स में भी। ओके, मैं फिर आपसे फाइनली यही समझना चाहूंगी, अभी सब प्लेयर्स के लिए वो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट थोड़ा सा बढ़ गया था और उसी का इम्पैक्ट लार्जली मार्जिन्स पर रहा। आपने अपने मार्जिन्स को स्थिर रखा है, क्या इसी रेंज में बरकरार रहने के आसार हैं इनके? हाँ जी, तो हमारा जो निम है वो 9.5 to 9.7% की रेंज में ही रहेगा क्वार्टर 4 में भी। और मतलब उसमें कोई ऐसा रीजन नहीं कि वो नीचे चला जाए यहाँ से। और हमारा कॉस्ट ऑफ फंड भी बहुत ज्यादा बढ़ने वाला नहीं है। हमारा जो यील्ड है वो बेटर हुई है क्वार्टर 3 में। सो जो हमारे मार्जिन है वो बिल्कुल स्थिर रहेंगे। हमारे कॉस्ट इनकम रेशियो जो रही है वो वन ऑफ द बेस्ट इन दी स्मॉल फाइनेंस बैंक है, वो भी उसी रेंज में रहेगी। क्रेडिट कॉस्ट मैंने बताया क्वार्टर 4 में सर्टेनली क्वार्टर 3 से काफी कम आएगी। तो ओवरऑल जो अगर क्वार्टर 4 होगा वो काफी अच्छा रहेगा अगर आप क्वार्टर 3 से कंपेयर करें। क्वार्टर 3 जो इज एनीवे गुड, बट क्वार्टर 4 विल बी इवन बेटर। ओके, क्वार्टर 3 इज गुड, लेकिन क्वार्टर 4 और भी बेहतर रहेगा, ये कंपनी की तरफ से बयान आता हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद जी हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड गुड लक फॉर Q4। ये फिलहाल स्टॉक आपके सामने करीब 2% के गेन्स ट्रेड करता हुआ।
एक तरफ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो करीब 8-9% टूट चुका है, दूसरी तरफ उत्कर्ष जहां पर स्टेडी परफॉर्मेंस कंपनी ने दरअसल डिलीवर किया है। चलिए अब आते हैं खिलाड़ी नंबर 1 पे। हमारे जानकारों ने जो ट्रेड्स दिए उसका एक रिकैप आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और कहां पर रिटर्न ज़्यादा बन रहा है उसका जायज़ा भी आपकी स्क्रीन पर। तो फैक्ट ये प्रशांत सावंत का पोर्टफोलियो है। पहले तो फैक्ट 975 टारगेट, 825 स्टॉप लॉस है। जेके पेपर तेजी वाला ट्रेड, 500 टारगेट, 415 स्टॉप लॉस और डिलीवरी में भी 475 के लिए तेजी की है, 395 स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स की स्थिति क्या है? 0.20% जोड़ रहा है डिलीवरी, लेकिन 0.58% का दबाव फैक्ट की तरफ से जेके पेपर ने अपना फिलहाल खाता खोला नहीं है। रूपक डे एनएमडीसी के साथ गए हैं तेजी में, 250 टारगेट, 214 स्टॉप लॉस। जीआईसी-आरई यानी कि 420 का टारगेट, 348 का स्टॉप लॉस और आरईसी में भी तेजी, 550 का टारगेट है और 477 के आसपास स्टॉप लॉस लगाएंगे। एनएमडीसी 0.29%, इसी तरह का रिटर्न जीआईसी भी देता हुआ, आरईसी थोड़ा सा ठंडा है इनके जोड़ने के बाद। अब लेकर आइए आप वीरल का पोर्टफोलियो। तो एक बिग बॉय है इनके पोर्टफोलियो में, वो है एलएनटी, 3900 का टारगेट, 3580 स्टॉप लॉस। फिर एनटीपीसी भी जोड़ा इन्होंने, 345 टारगेट है, 309 का स्टॉप लॉस। संवर्धन मदरसन के साथ ये है, 130 का टारगेट, 109 का स्टॉप लॉस, तीनों ही तेजी वाले ट्रेड्स। इधर देखिए तो संवर्धन 0.39% जोड़ता हुआ, 0.3% का योगदान एनटीपीसी का, 0.0% ही जोड़ पाया है एलएनटी। तीनों के रिटर्न्स इस समय क्या बन रहे हैं यह आएगा आपकी स्क्रीन पर। वीरल आगे हैं 0.73% के रिटर्न्स के साथ, दूसरे स्थान पर रूपक 0.37% के रिटर्न्स एंड -0.37% के रिटर्न्स प्रशांत के। लेकिन पूरा हफ्ता आपके लिए है जहां पर आपको दरअसल एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी ट्रेड लेने की। चलिए लेंगे इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक के बाद कमोडिटी मार्केट का पूरा जायजा, लेकिन निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे जहां पर 600 पॉइंट की तेजी इस समय बनी है, करीब 1.5% का इजाफा इधर। अब निफ्टी बैंक की चाल और भी मजबूत और बेहतर होती हुई साफ दिख रही है। ब्रेक के बाद कमोडिटी मार्केट का एक्शन आपकी स्क्रीन पर। याद रहे कि जो भी ट्रेड हमारे जानकार बदलेंगे, नया जोड़ेंगे, उसका अपडेट CNBC आवाज के सोशल मीडिया हैंडल्स पर और साथ ही चैनल पर दिखाया जाएगा। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।